Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about other rules of English grammar. Students, आज इंशाल्लाह हमारी 50 रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे और वो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ रहे 50 रूल्स तक और उन्होंने प्रैक्टिस की मेरे साथ साथ, वो आज अगर इससे पहले उनको इंग्लिश नहीं लिखना आती थी, 2 से 3 से लाइन से ज़्यादा वो नहीं लिखते थे, तो आज वो इस काबिल हो जाएंगे कि 50 रूल्स करने के बाद कि वो 2-2 3-3 पेजेस इजीली इंग्लिश के लिख सकते हैं। ठीक है, ना कि सिर्फ इंग्लिश लिख सकते हैं बल्कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल भी सकते हैं अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो। चलें जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रूल नंबर 46। रूल नंबर 46 अंडरस्टैंड करने से पहले ये जो वर्ड्स हैं इनको आप याद कर लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो वर्ड्स मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं ये आपको उस वक्त समझ आएंगे जब हम लोग ये 2 एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। एक बार अंडरस्टैंड कर लें कि भाई समटाइम हम लोग सिंगल क्लोज के सेंटेंसेस में 2 सब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उन सब्जेक्ट्स में अगर ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं सारे, इनमें से कोई भी एक या दो जो भी यूज़ हो रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे या सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आ जाए हम अपनी एग्जांपल्स पर। ये एग्जांपल नंबर 1, अली एज वेल एज अकबर हैज़ या फिर हैव गॉन देयर। ठीक है, अली और अकबर वहाँ गए। अब अली आपका क्या है जी, सब्जेक्ट 1 है। एज वेल एज आपका ये यहाँ से एज वेल एज आपने ले लिया। ठीक है, अकबर आपका सब्जेक्ट 2 है। अब सवाल ये पता होता है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ रहेगा या हैव रहेगा। इस तरह के केसेस में जब आपके पास 2 सब्जेक्ट्स आ रहे हो और इस तरह के वर्ड्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हो, तो उस केस में आपने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो अपने पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। ठीक है, अब आपका जो पहला सब्जेक्ट है वहाँ पर सिंगुलर है, तो डेट्स पे आप यहाँ पर हैज़ यूज़ करोगे। ठीक है, नो डाउट कि यहाँ पर जो आपका सेकेंड सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है, लेकिन आपने यहाँ पर अपने फर्स्ट सब्जेक्ट को ही देखना है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह दूसरी एग्जाम्पल है, The boy as well as his friends were absent from the school. The boy आपका क्या है जी, सब्जेक्ट 1 है। as well as आपने यहाँ से एक वर्ड यूज़ किया अपने सेंटेंसेस में। his friends सब्जेक्ट 2 आ गया। सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि यहाँ पे was लगेगा या फिर were लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर the boy के अकॉर्डिंग यहाँ पर was लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। ठीक है, दूसरे के अकॉर्डिंग देखें तो फ्रेंड्स, तो हम हो सकता है वर्ड लिखें तो वर्ड गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपका वॉज आएगा। क्यों? क्योंकि वॉज आपने पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है और यही आपका रूल नंबर 46 है। ठीक है क्या, चलें जी नेक्स्ट। रूल नंबर 47 में आप लोगों के सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये वो वर्ड्स हैं जो मैं आपको, मतलब ये वो पेयर्स हैं जो मैं आप लोगों को पहले भी इसका रूल बता चुकी हूँ, 2-3 दफ़ा इनको मैंने रूल्स में यूज़ किया। आज के सेंटेंस में ये जो रूल नंबर 47 है ये रूल नंबर 46 से भी बहुत हद तक मिलता है। ठीक है, जहाँ पर ये वर्ड्स यूज होंगे वहां पर आप लोगों ने जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। इससे पहले जो हमने रूल पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और वहां पर एज वेल एज जैसे या इन एडिशन जैसे वर्ड्स यूज होंगे, तो उस केस में जो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। लेकिन इन वर्ड्स की मौजूदगी में आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है फर्स्ट सब्जेक्ट के, सॉरी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एग्जांपल में देख लेते हैं, ये देखिए जी, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स हैज या फिर हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ना ही टीचर ने और ना ही स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके। ठीक है, क्या लगा हुआ है, वर्ड कौन से लगे हुए हैं, नाइदर नॉर लगे हुए हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट दी टीचर आपका सब्जेक्ट 1, दी स्टूडेंट्स सब्जेक्ट 2, ये प्लूरल है, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका लगेगा हेल्पिंग वर्ब, हैज़ नहीं लेगा, हैव लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है जी, स्टूडेंट्स हैं। क्लियर होगी बात, मतलब कि इस रूल में आप लोगों ने सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर एज वेल एज यूज़ नहीं हो रहा। फर्ज करो कि अगर मैं यहाँ पर नाइदर नोर नहीं लगाती, एज वेल एज लगा देती हूँ, तो फिर आप लोग जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे वो आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करोगे। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं,
नाइदर द डॉक्टर्स नोर द नर्स वॉज या फिर वर प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच्ड द हॉस्पिटल। ना डॉक्टर ना नर्स वहाँ पे प्रेजेंट है जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नाइदर नोर लगा हुआ है, दी डॉक्टर्स प्लूरल है, सब्जेक्ट 1 है, द नर्स सिंगुलर है, सब्जेक्ट 2 है। हमें यहाँ पे वॉज लगाना है या वर लगाना है। अगर हम डॉक्टर्स को देखें तो यहाँ पे वर आएगा, लेकिन हमने तो सब्जेक्ट 2 के मुताबिक लगाना है ना हेल्पिंग वर्ब, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका वॉज यूज होगा, क्योंकि आपने सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को यूज़फुल लग रही हैं तो लाइक लाजमी किया करें। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, रात को 4-4 बजे तक जाकर मैं आप लोगों का काम कर रही होती हूँ। तो कोशिश किया करें कि वीडियो जो अच्छी लगा करें उनको फॉरवर्ड भी किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर किया करें। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप लोग मुझे भी फ़ायदा दें। ठीक हो गया, चलें अब रूल नंबर 48 स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिंध वाली साइड पे रहते हैं और इस तरह के इलाकों से हम जब वो कांटेक्ट करते हैं कि हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम लोग अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें, और वो मुझे कहते हैं कि आपके चैनल से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो स्पेशली मैं इस तरह की वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए बनाती हूँ जिनकी अप्रोच नहीं है एकेडमीज तक और वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली उनके लिए। ठीक है जी, चलें अब आप कहेंगे भाई ये तो बहुत बातें करती है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जल्दी से रूल नंबर 48 पर आ जाते हैं। अच्छा, रूल नंबर 48 बहुत इंपॉर्टेंट है। सच एज और सच दैट हम लोग बहुत यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, तो इनका फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि जिस सेंटेंस में सच एज यूज़ करेंगे उन सेंटेंसेस में क्या करना है आपने, और जिन सेंटेंस में सच दैट यूज़ करेंगे उन सेंटेंस में आपने क्या करना है। लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि वो जो एज जो कि सच के साथ लगा होता है, ठीक है, ये जो एज होता है ये एक्ट करता है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर। ठीक है, एक बात होगी, कैसे एक्ट करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर। अब वो दैट जो कि सच के साथ लगा होता है वो कैसे एक्ट कर रहा होता है, वो कंजंक्शन के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। क्लियर हो गया? अच्छा अच्छा जी, अब दूसरी बात देखिए, ये जो एज है इसका काम क्या होता है एक सेंटेंस में, इसका काम होता है कनेक्ट करना, मतलब एक कनेक्शन पैदा करना। ठीक है, दूसरा इसका काम क्या होता है कि ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज हो सकता है। ये तीन बातें थी जो आपको याद रखनी है। अगर आप किसी सेंटेंस में एज यूज कर रहे हैं सच की मौजूदगी में, तो उस केस में ये जो आपका एज है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और ये कनेक्शन के लिए भी यूज हो सकता है या फिर ये सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो जो सेंटेंस है वो किस तरह का है। ठीक है, रैदर वहाँ पर जो एज है वो कनेक्शन के लिए यूज होगा या फिर जो एज है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है या एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो दैट है ये जब सच के साथ मतलब किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है तो वहां पर ये कंजंक्शन के तौर पर यूज हो रहा है। ठीक है, दूसरा ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, सिर्फ एक सेंटेंस में एक कनेक्शन जनरेट करने के लिए यूज होता है, एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं हम अपने। इट इज सच हार्ड क्वेश्चन दैट इवन टीचर्स गेट कंफ्यूज। ये इतना मुश्किल सवाल था कि टीचर्स भी कंफ्यूज हो गए। अब पहली चीज हमने क्या देखनी है इस रूल के मुताबिक कि इसमें सच यूज हुआ और दैट भी यूज हुआ। मतलब सच के साथ क्या यूज हुआ, दैट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो दैट यूज हो रहा है ये एक कंजंक्शन के तौर पे काम करेगा। मतलब यहाँ पर ये एक कनेक्शन जनरेट कर रहा है। कैसे कनेक्शन जनरेट कर रहा है, देखो, दिस इज सच अ हार्ड क्वेश्चन, ये इतना मुश्किल क्वेश्चन था कि टीचर से भी हल ना हो सका। एक कनेक्शन जनरेट हो रहा है इस मुश्किल सवाल में और टीचर्स के कंफ्यूज होने में कनेक्शन जनरेट हो रहा है। ठीक है, कहीं से लगा आपको कि ये जो दैट है ये सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करे, नहीं लगा। कहीं पे लगा ये ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करे, नहीं लगा। ठीक है, ये एक कनेक्शन ही जनरेट कर रहा है और एज अ कंजंक्शन ही यहाँ पर वर्क कर रहा है। यहाँ पर भी देख लेते हैं। अच्छा, इट इज सच अ हार्ड क्वेश्चन एज कंफ्यूजेस इवन टीचर्स। ठीक है, अब देखो सच के साथ आपका क्या यहाँ पर यूज हो गया, आपका एज यूज हुआ है।
ठीक है, अब हमने देखना है कि ये जो एज यूज हुआ है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी हमें पता है। ठीक है, अब ये जो एज यूज हुआ है ये कनेक्शन के लिए यूज होगा, ये एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, या फिर ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, अब वो हम सेंटेंस फिर से पढ़ते हैं। दिस इज सच अ हार्ड क्वेश्चन एज कंफ्यूजेस इवन टीचर्स। अब यहाँ पे आपका जो कंफ्यूज है ये आपका क्या है जी, वर्ब है। कंफ्यूज होना वर्ब है। कौन कंफ्यूज हुई, टीचर्स। ठीक है, मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट में जो चीज आपको मिसिंग नजर आ रही है वो क्या चीज है, वो आपका सब्जेक्ट है। तो इस केस में जो एज है वो सब्जेक्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस की मुनासबत के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आपका जो एज है वो किस तरह एक्ट करता है, ये चीज आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब आप कहोगे कि भाई ये हमारे सेंटेंसेस सामने दिए होंगे जो हम ऐसे 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 करके और पता चल जाएगा अच्छा ये इस तरह एक्ट करे, ऐसे नहीं। आप ऐसे वर्ड्स ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं जिसमें आप लोग सच के साथ एज का यूज कर रहे होते हैं, सच के साथ दैट का यूज कर रहे होते हैं, बट आपको आइडिया नहीं होता एक्चुअली में कि जो एज आप यूज करें या जो दैट आप यूज कर रहे हैं वो उसमें किस सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, तो इन रूल्स के बाद यू विल गेट बेटर आइडिया। नेक्स्ट, रूल नंबर 49। रूल नंबर 49 में आप लोग के सामने मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगेन कहते हैं कि भाई इन वर्ड्स को भी आपने याद करना है और इन वर्ड्स के बाद हमेशा इन्फिनिटिव केस यूज होगा, मतलब कि टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, मतलब इन वर्ड्स के बाद हमेशा इन्फिनिटिव आएगा, मतलब कि टू आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अच्छा, मजीद आगे बताने से पहले कुछ और चीजें हैं जो अंडरस्टैंड कर ली इस रूल में। ये आप लोग के सामने मैंने कुछ केसेस लिखे हुए हैं, ये 3 केसेस हैं, इनको हिफज कर लें आप लोग, 1 2 3। ठीक है, अच्छा जी, जिस भी सेंटेंस में आपने टू यूज किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, मतलब कि इन्फिनिटिव यूज किया, वो किस तरह के सेंटेंस होंगे, वो होंगे जी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें पोटेंशियल एक्शन नजर आ रहा होगा। पोटेंशियल एक्शन क्या होता है कि ऐसा काम जो आपने फ्यूचर में करना होगा। ठीक है, जो मुस्तकबिल में होगा, जैसे कि मैंने बोला था इन वर्ड्स की मौजूदगी में इनके बाद इन्फिनिटिव यूज होगा, मतलब टू यूज होगा और क्या यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक वर्ड होप। हम ये वर्ड बहुत यूज करते हैं कि भाई मुझे उम्मीद है ऐसा होगा। ठीक है, ये मैंने कैसा सेंटेंस बोला, मैंने एक पोटेंशियल एक्शन का एक सेंटेंस बोला है, मतलब मैंने अपनी एक मुस्तकबिल में होने वाले काम की मैंने बात की है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं सेंटेंस की तरफ दोबारा। इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। आई होप्ड टू विन द मैच। ठीक है, या ही होप्ड टू विन द मैच, उसने उम्मीद किस चीज की लगाई, मैच जीतने की। अब यहाँ पे होप का वर्ड यूज हुआ है, जो मैंने पीछे वर्ड्स लिखे हुए हैं उसमें रूल ये था कि जहां पर भी ये वर्ड यूज होंगे उसके बाद हमेशा क्या लगना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले टू लगेगा, मतलब इन्फिनिटिव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है। जब यहाँ पर होप लग गया, ठीक है, एज सच यहाँ पर होप लिखा हुआ है, तो उसके बाद टू यूज हुआ, विन यूज हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, तो यहाँ पे मुझे होप्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिंपल होप लिखूंगी। ठीक है, होप अकेला होप ही होगा, होप्ड नहीं हो सकता। और आप लोगों ने देखा कि इसके बाद क्या यूज हुआ, इन्फिनिटिव केस यूज हुआ, मतलब कि इन वर्ड्स के बाद होप के बाद क्या यूज हुआ, इन्फिनिटिव केस, मतलब कि टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई। ठीक है, इस सेंटेंस में आपको क्या नजर आ रहा है, फ्यूचर की एक बात नजर आ रही है, उम्मीद रखी जा रही है। उम्मीद आप अपनी प्रेजेंट में तो नहीं रखते, प्रेजेंट में तो काम हो जाता है, उम्मीद आप अपने मुस्तकबिल की रखते हो ना, तो इसमें आपको पोटेंशियल एक्शन नजर आएगा। फिर उसके बाद है जी टू, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस में, मतलब अगर आप कोई सेंटेंस लिखना चाह रहे हो जिसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, तो उस केस में आप लोग टू का यूज करोगे, उसके बाद हैव का यूज करोगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। ठीक है, टू, हैव एंड थर्ड फॉर्म उन सेंटेंसेस में जिनमें एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, जैसे कि ही डिनाइड टू हैव गॉन देयर। ठीक है, उसने मना कर दिया वहां जाने से। अब इस केस में देखें, ये वो काम है जो हो चुका है, जो वो कर चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है एक एक्शन,
तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको क्या यूज़ करना है, रूल के मुताबिक आपको टू यूज़ करना है, आपको हैव यूज़ करना है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे कि ही डिनाइड, टू हैव गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, उसने मना कर दिया वहां जाने से। फिर नेक्स्ट है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप उस केस में लगाएंगे जब सेंटेंसेस कंटिन्यू होंगे, मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो जारी होंगे अभी। फॉर एग्जांपल आई एंजॉइंग वाचिंग टीवी, ठीक है, या आई एम गोइंग देयर, ठीक है। अब इस केस में अगर आप लोग देखो तो ये वो चीज़ है, मतलब आप टीवी देखना एंजॉय कर रहे हो, ये काम हो रहा है, तो इस केस में आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ। बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब सेंटेंसेस की तरफ हम आते हैं डायरेक्टली। ओके जी, ओके ओके। अच्छा, ही वॉन्टेड टू गो या टू हैव गॉन या फिर गोइंग, वो चाहता है जानना, ठीक है, वो जानना चाहता है। अब ये क्या है, ये वो काम है जो कंप्लीट नहीं हुआ, ये वो काम है जो अभी जारी नहीं है, ये वो काम है जो अभी होगा। एक पोटेंशियल एक्शन इसमें शो हो रहा है। तो आप देखो ये कैसे होगा, यहाँ पे वर्ड भी यूज हुआ है, वॉन्ट यूज हुआ है, ठीक है, मतलब वो वर्ड्स जो मैंने अभी पिछले वाले स्लाइड में आप लोगों को शो किए उसमें वॉन्ट का भी एक वर्ड है। तो वॉन्ट के बाद इन्फिनेटिव यूज होगा, तो यहाँ पर टू यूज होगा और गो यूज होगा, ठीक है। तो ये इन्फिनेटिव आ गया, तो यहाँ पे टू हैव गॉन नहीं आएगा, गोइंग नहीं आएगा, यहाँ पे वॉन्टेड नहीं आएगा, यहाँ पे वॉन्ट आएगा, ठीक है, आई वॉन्ट टू गो, ठीक है, या ही वॉन्ट टू गो। ओके जी। अब यहाँ पे ये देखिए सेंटेंस किस तरह का है, ही सब्जेक्ट है, वांट जोन से आपका वर्ब है, टू एंड गो ये बेसिकली अगेन टू आ गया और वर्ब आ गया। अगर हम देखें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस नहीं है ये सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद टू लग के फिर से वर्ब वाला सेंटेंस है। बच्चे इस तरह के सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमने तो सिंपल सेंटेंस पढ़े सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट वर्ब वर्ब टू ये वो ये सब क्या है। भाई ये रूल्स है इंग्लिश ग्रामर की, याद करोगे तो इंग्लिश लिखनी आएगी, नहीं याद करोगे तो वो जो रट्टू तोते होते हैं ना जो सिंपल सिंपल जनरल स्ट्रक्चर्स याद कर लेते हैं, वो कभी भी इंग्लिश नहीं ना लिखना जानते ना ही याद करना जानते हैं। ओके, तो इस तरह शी डिसाइडेड पोस्टपोनिंग दी मीटिंग, उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर देगी, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में अगर वो देखो ये काम वो है जो मतलब होने वाला है, हुआ नहीं है, हो नहीं रहा, तो इस केस में क्या होगा, फैसला कर चुका है या कर चुकी है जो भी, तो पोस्टपोनिंग नहीं होगा कि वो मीटिंग अपनी पोस्टपोन कर रही है, इसका नहीं होगा। टू पोस्टपोन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मतलब इन्फिनेटिव केस होगा यहाँ पर भी। ओके, फिर उसके बाद है जी, दे होप टू विजिट अस नेक्स्ट ईयर। अगेन होप की बात हुई, वो वर्ड यूज हुआ यहाँ पर, डिसाइड, डिसाइड भी वो वर्ड है जिसके बाद आप लोग क्या यूज करते हो, इन्फिनेटिव यूज करते हो। होप भी वो वर्ड है जिसके बाद आप इन्फिनेटिव यूज करते हो, ठीक है। होप के बाद क्या होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, फ्यूचर प्लान की बात हो रही है, तो अगेन यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले टू लगेगा। ही प्रोमिस्ड, प्रोमिस करना भी क्या होता है जी, वो वर्ड होता है जिसके बाद इन्फिनेटिव लगेगा, अगेन यहाँ पे इन्फिनेटिव लगा हुआ टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। क्लियर हो क्या, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब रूल नंबर 50, ठीक है, ये मैंने सोचा कि बहुत इजी कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत 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 मुश्किल मुश्किल रूल्स कर लिए हैं, और बहुत बहुत मुबारक हो, 50 रूल्स आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाले हैं। और इसलिए मैंने ये रूल ज़रा इजी रखा क्योंकि आप लोग थक चुके होगे, बोर हो चुके होगे इतने रूल्स करते करते। अच्छा, अब इसके 50 के बाद जो रूल्स हम करेंगे वो इजी होंगे, ऐसा जितने मुश्किल नहीं होंगे क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस बन चुकी होगी। तो मेरी याद है कि मैं हमेशा मुश्किल काम जिनसे वो पहले करती हूँ और इजी थोड़ा बाद में करती हूँ ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊँ। तो यहाँ पे भी मैंने यही काम किया है कि जो मुश्किल रोल्स है वो मैं ज़रा पहले ले आई थी ताकि बच्चों की एक हैबिट डेवलप हो जाए, ठीक है, एक मुश्किल वक्त से पहले गुजरने, फिर रिलैक्स होकर बाकी के रूल्स कर लेंगे। सो 50 रूल्स। रूल नंबर 50, यूज द प्रेजेंट टेंस फॉर जनरल फैक्ट्स एंड हैबिट्स, ठीक है। अक्सर हम लोग आदतों की बात करते हैं कि मेरी आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मेरी आदत है कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है, मेरी आदत है कि मैं सुबह सुबह उठ के अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। ये आदतें जो सी हैं ये वो बातें हैं जिसमें मैं कौन सा टेंस यूज़ करूँगी, मैं प्रेजेंट टेंस यूज़ करूँगी, ठीक है। समटाइम जनरल फैक्ट्स जैसे कि सूरज मशरक से निकलता है, ठीक है, मगरिब में गरूब होता है,
और साल में कितने महीने हैं, 12 महीने, ये वो हैं जी जो आपके फैक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये भी एक्सप्लेन करते हुए आप लोग किसका यूज़ करोगे, प्रेजेंट टेंस का, मतलब स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप लोग यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, ये क्या है जी, एक फैक्ट है। इसमें आपने क्या यूज़ किया, जो राइजेज आपको बता रहा है कि आपने अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया। जरूरी नहीं है कि इनमें आप इंडेफिनिट ही यूज़ करो, मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ होता है, लेकिन इन सम केसेस आप लोग कंटिन्यूस भी यूज़ करते हो, परफेक्ट भी यूज़ करते हो, बट प्रेजेंट टेंसेज आप लोग मोस्टली यूज़ करते हो फॉर जनरल फैक्ट्स एंड हैबिट्स के लिए। आई ब्रश माई टीथ टॉइस, ठीक है, मैं दो दफ़ा अपने दांत साफ करती हूँ, ये भी मेरी एक हैबिट है। और यहाँ पर देखिए मैंने ब्रश लिखा हुआ है, ब्रश बता रहा है कि जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये बेसिकली मैंने प्रेजेंट टेंस लिखा है, ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। So Alhamdulillah, 50 rules completed. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ. Until then, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. Stay tuned and Allah Hafiz.